आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन धर्म की परंपरा और रीति रिवाजों को अपमानित क्यों किया जाता है। इस समय हमारे देश के विपक्षी नेता मोदी विरोध के चक्कर में महाकुंभ और सनातन धर्म का खुलकर अपमान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। लालू यादव ने कहा है कि महाकुंभ फालतू है और इसका कोई महत्व नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा था कि महाकुंभ का आयोजन बीजेपी के प्रचार के लिए हो रहा है। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों के स्नान करने से अब स्वर्ग हाउसफुल हो चुका है और वो सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं हो सकती। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी कावेरी नदी में स्नान करके लोगों से कहा कि अगर उन्हें स्नान ही करना है तो वो प्रयागराज न जाएं और कर्नाटक की ही कावेरी नदी में आस्था की डुबकी लगाएं। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेता महाकुंभ का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उनकी क्या मंशा है। क्या उन्हें सनातन धर्म में विश्वास नहीं है? क्या इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है? तो इसका पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दूसरा, इस विरोध का एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी का विरोध करते करते अब हमारे देश के नेता महाकुंभ और सनातन धर्म का भी विरोध करने लगे हैं। तीसरा कारण है करोड़ों लोगों की भीड़ जो महाकुंभ में इस समय आ रही है। महाकुंभ में अब तक देश भर के 55 करोड़ लोग आ चुके हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 29 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। 29 करोड़ वोट मिले थे और विपक्षी दलों को 27 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में। जबकि महाकुंभ में अब तक लगभग 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और यही भीड़ इस समय पूरे विपक्ष को शायद परेशान कर रही है। चौथा कारण है मुस्लिम तुष्टीकरण। इन नेताओं को लगता है कि वो जितना सनातन धर्म की परंपराओं का विरोध करेंगे, देश के मुसलमान उतना ही खुश होंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा है नहीं। इसलिए हम उनसे ये कहेंगे कि राजनीति अगर करनी है तो देश से जुड़े विषयों पर करनी चाहिए। धर्म से जुड़े इस प्रकार के आयोजनों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कही है कि अब समय आ गया है जब YouTube पर प्रसारित हो रहे कंटेंट को भी रेगुलेट करने के लिए सख्त कानून होने चाहिए, ताकि इस तरह का अश्लील कंटेंट आपके मोबाइल फोन के जरिए आपके परिवार तक, आपके बच्चों तक, युवाओं तक और समाज तक ना पहुंचे। असल में अभी हो यह रहा है कि इस कंटेंट को रोकने वाला कोई नहीं है और इस कंटेंट के लिए हमने सारे दरवाजे खोल रखे हैं। इस कंटेंट के लिए हमने एक ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करके रखा हुआ है कि YouTube पर और सोशल मीडिया पर आज कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरे से बुरा, अश्लील से अश्लील कंटेंट बना सकता है और वो सीधे आप तक पहुंच सकता है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इन यूट्यूबर्स से यह भी पूछा है कि अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए। वो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस यूट्यूबर के वकीलों से पूछा कि आप ही बताइए कि अश्लीलता की असली परिभाषा फिर क्या होनी चाहिए। अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है। तीसरी बात, इस यूट्यूबर के जिन आपत्तिजनक शब्दों का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, उससे न सिर्फ माता पिता शर्मसार हुए हैं, बल्कि इससे परिवारों में बहन और बेटियां भी शर्मिंदा होंगी और पूरा समाज शर्मसार होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आपको भी यह बात बिल्कुल सही लग रही होगी। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उसके YouTube चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। आप सोचिए कितनी जिम्मेदारी का काम है और कितनी जिम्मेदारी से ऐसे यूट्यूबर्स को अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन यह जिम्मेदारी का भाव इनके अंदर है ही नहीं। इनके अंदर यह समझ ही नहीं है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी के साथ समाज के लिए, लोगों के लिए, युवाओं के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस यूट्यूबर को एक केस स्टडी मान लें आज आपके सामने, तो 31 वर्ष के ये यूट्यूबर मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं। एक पढ़े लिखे और साधन संपन्न परिवार से आते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है।
इनके माता पिता मुंबई के मशहूर डॉक्टर्स हैं और इन्होंने मुंबई के एक ऐसे स्कूल से पढ़ाई की है जहां पर एडमिशन मिलना भी आसान नहीं है। बहुत बड़े स्कूल से पढ़कर ये आए हैं। सोचिए, इतने पढ़े लिखे परिवार से आने के बाद भी 31 साल की उम्र में इस यूट्यूबर के दिमाग में इतनी गंदगी आखिर कैसे भर गई। शिक्षा में कोई कमी नहीं है, परिवार में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है, गरीबी में नहीं रह रहे हैं कि यह भी कह सकें कि पेट पालना मुश्किल हो रहा है। और फिर भी सोचिए, 31 साल की उम्र में कैसी गंदगी इनके दिमाग में भरी हुई है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोग भारतीय संस्कृति के पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के बारे में क्या सोचते हैं। बाहर से चाहिए कैसे भी दिखते हो, बाहर से इनके चेहरे पर कितनी भी गंभीरता आपको नजर आएगी, जैसे बड़ी ध्यान से बहुत जिम्मेदारी के साथ कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या सोच है वो इस बार पता चली। आज भारत में लोग प्रतिदिन औसतन 3 घंटे मोबाइल फोन पर रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखते हैं और 35 करोड़ लोग हर महीने में कम से कम एक रील इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। और इन रील्स बनाने वालों में बड़ी संख्या उन युवा लड़के लड़कियों की है जो ना तो पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास कोई हुनर है, ना कोई स्किल है। सिर्फ अश्लीलता और बेहूदगी करके वो लगातार अपने व्यूज बढ़ाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, आज सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अश्लील कंटेंट बना रही हैं और देश भर के लोग उन्हें घर बैठकर देख रहे हैं। इन लोगों का प्रभाव उस सिगरेट की तरह है जिसका कश लगाने वाला इंसान अपना नुकसान तो करता ही है, लेकिन उसके धुएं से आसपास के लोग भी बीमार हो रहे हैं। इसलिए आज हम सरकार से भी ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर टिप्पणी करके असल में सरकार का काम बहुत आसान कर दिया है। मोदी सरकार इससे पहले भी नवंबर 2023 में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन इस देश के बहुत सारे लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इतना हंगामा किया कि सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। हमारे देश की राजनीति में एक शब्द का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है और वो शब्द है पलायन। हमारे देश के नेता एक खास वोट बैंक को साधने के लिए, उन्हें डराने के लिए अक्सर कई बार ये खबर फैलाते हैं कि डर और असुरक्षा के कारण कुछ लोग अपना घर छोड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो पलायन कर रहे हैं, वो घर छोड़कर जा रहे हैं। और ज्यादातर इस शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए होता है और ये कहा जाता है कि ये जो पलायन है ये धर्म के आधार पर हो रहा है। एक खास धर्म के लोग दूसरे खास धर्म के लोगों के डर की वजह से भाग रहे हैं। आपने ये अक्सर सुना होगा। और इसी तरह का दावा उत्तर प्रदेश के संबल को लेकर भी आपको याद है किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया था कि संबल में हुई हिंसा के बाद वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग अब बहुत डर गए हैं और कई मुस्लिम परिवारों ने संबल से पलायन भी कर लिया है। हमारी टीम ने जब इस दावे का फैक्ट चेक किया तो इस फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक निकला। हमें संबल के लोगों ने खुद बताया कि वहां एक भी घर ऐसा नहीं है जिस पर ताला लगा हो और जहां से मुस्लिम परिवारों ने प्रशासन के डर से या किसी और धर्म के लोगों के डर से पलायन किया हो। सच्चाई यह है कि जिन दंगाइयों ने संबल में तोड़फोड़ और पथराव किया था वो दंगाई शहर से फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये दंगाई जानते हैं कि पुलिस उनके पीछे है, उन पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए ये लोग वहां से फरार हो गए हैं। लेकिन देश भर में कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया है। किसी दूसरे मुस्लिम परिवार ने संबल से पलायन नहीं किया है और यह दावा बिल्कुल गलत है कि संबल के मुसलमान डरे हुए हैं।